जेडी वैंस के बयान बड़े गौर से सुने और अब मैं उनके बराबर में डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी सुन रहा हूँ। एक कह रहा है कि हम मुसलसल हालत जंग में नहीं रह सकते और इसराइली लॉबी और चंद एक अमरीकी हार्ड लाइनर्स हमें उस तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन उसी का जो सदर है उसके बारे में ये खबर है कि वो ये भी ऑप्शन देख रहा है कि ईरान के अंदर जंग को बढ़ा दिया जाए। तो फिर जेडी वैंस की मंतक के मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप इसराइली लॉबी के एजेंडे पे चल रहा है। देखिए तलत भाई, एक कंफ्यूजन ये था, चंद दिन पहले एक और भी खबर आई थी, मैं बल्कि उस पर हैरान था खुद कि ना सिर्फ जेडी वैंस, वो तो खुद एक एंटी वॉर है अल्टीमेटली और मेगा मूवमेंट का हिस्सा है और उनका फ्यूचर है आगे 2028 के अंदर भी। लेकिन एक नई बात ये हुई थी कि हमारे मार्को रूबियो जो हमारे वजीर खारजा हैं, वो भी इस हमले के हक में नहीं थे। और आज देखें कंफ्यूजन किस किस्म का है। आज के सारे जो इंटरनेशनल जरीदे हैं वो बिल्कुल खुसूस कह रहे हैं, उन्होंने ईरान के हवाले से कहा है कि अनब्रेकेबल रेड लाइन हरमूज हमारे लिए अनब्रेकेबल रेड लाइन। दूसरी तरफ से जो है वो एक और मैं एक खबर आपको बताना ये चाहूंगा कि आज एक अमेरिकी शहरी को रिहा कर दिया ईरान ने, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि जी ग्रेट जी, जेस्टर ऑफ गुडविल, ग्रेट जेस्टर ऑफ गुडविल। बिल्कुल फिर उसकी तरफ बिल्कुल। देखा जाए तो अगर अमेरिका वहां रहता है तो सूट किसको करता है? इसराइल को सूट करता है। इसराइल उसको वहां पे एंगेज करके रखना चाहेगा डेफिनेटली। आज हेल फायर मिसाइल जो है वो भी दाग दिया गया अमेरिका की तरफ से। और फिर इसमें देखा जाए तो और क्रूड ऑयल $86 पे जा चुका है। तो दर हकीकत और आज की जो खबर है वॉशिंगटन पोस्ट में, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के जो उनकी मकबूलियत है वो स्लिप करके 30% पे आ चुकी है। नंबर वन इशू महंगाई है। लेकिन इन सारी चीजों में देखा जाए तो एक ऐसा एक मंजरनामा सामने आ रहा है। यहां ये जरूर मैं समझता हूं, जो मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये है कि पास दराने इनकलाब जो है वो कंट्रोल हासिल करते नजर आ रहे हैं। अगले दिन सुना है ये पता कि इराकची साहब के ऊपर पथराव भी हुआ है वहां ईरान में। और जी जी, उसमें वो अपनी ग्रिप लूज करते नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा डेंजरस सिनेरियो है कि अगर पास दराने इनकलाब आते हैं। डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने जो बयानात का जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि आयशा इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। तो आयशा, ये एक फेमिलियर पैटर्न भी नज़र आता है जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या उसके हवाले से बहुत शदीद किस्म के ख़तरात से भरपूर और धमकियों से भरपूर बयानात सामने आते हैं, तो बराबर में एक रास्ता भी खुलता हुआ नज़र आता है। तो आपको लगता है कि ये वही पैटर्न है? अब अटैक्स तो कर लिए हैं और अब बड़कों के साथ साथ हमने बातचीत भी करनी है, ये वही पैटर्न है या उससे मुख्तलिफ है? नहीं तलत, ये वही पैटर्न है। और जबकि पिछले कई दिन से जब भी मेरे से कोई पूछ रहा है तो मैं ये कह रही हूं कि अमरीकी हुकूमत की इस वक्त स्ट्रैटेजी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट, कि आप एकदम से इतना ज्यादा हमला करें कि अगले बंदे को ये लगे कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो फिर आपको डी एस्केलेट करें। मेरे ख्याल में इस वक्त जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज पे वापस लाया जाए, लेकिन उन कंडीशंस पे जिस पे अमेरिका चाहता है। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो मुफाहमत थी उसे दोनों साइड्स ने अपने अपने तरीके से समझा। ईरान ने एक तरीके से समझा, अमेरिका ने दूसरे तरीके से समझा। ईरान के लिए आप नाए हुर्मज इस वक्त उसका कंट्रोल जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है या उन्होंने बना लिया है। अमेरिका यह जानता है कि अगर ईरान ने आप नाए हुर्मज पे अपना कंट्रोल मुकम्मल कर लिया तो फिर मुज़ाकरात की मेज पे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एस्केलेट टू डी एस्केलेट वाली पॉलिसी के ही तनाजुर में ये सारी ऑप्शन सदर ट्रंप को पेश की जा रही हैं। और ग्राउंड टू ट्रूप्स की भी जो बात है, देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी थी उसमें यह था कि सदर ट्रंप के सामने ये ऑप्शंस पेश की जा रही हैं। सदर ट्रंप का हमने जी ये भी जी, माजी में देखा है कि जब उन्हें कोई ऑप्शंस पेश की जाती हैं तो वो उसको पब्लिक में भी बोल देते हैं, जो कि माजी के सदूर नहीं करते थे। वो पूरे ऑप्शंस को वे करके उनकी अच्छा बुरा देख के जो नताए आते थे वो पब्लिक में बोलते थे। तो सदर ट्रंप का हमने एक ये भी देखा है कि जो थिंकिंग चल रही होती है, जो सोच विचार बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो भी अक्सर पब्लिक में आ जाती है। और ग्राउंड अच्छा, अब ट्रूप्स एक का और भी जो अहम हमने इशू है जिक्र। जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर हम वापस आते हैं, लेकिन इसके बीच में है इसराइली लॉबी का इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में शुरू में कहा जा रहा था कि इस जंग को चलवाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। नेतन्याहू और इसराइली हार्ड लाइनर्स जो हैं वो बहुत अरसे से बहुत सारे सदूर को ये जंग बेच रहे थे और उन सदूर ने ये जंग नहीं खरीदी बतौर पॉलिसी ऑप्शन। डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर ये हुआ और अब भी इसराइली लॉबी का इन्फ्लुएंस कितना है? वाकईतन इसराइली लॉबी की हालत यही है जिस तरह वो बयान कर रहे हैं कि पैसे भी बांटते हैं और
बतदरीज उन्होंने इन्फ्लुएंस बढ़ाया, लेकिन अब शायद वो रडार पर हैं। ये लॉबी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है? एब्सोल्युटली मैं एग्री करूंगा, बल्कि इसकी एक मिसाल, जिंदा मिसाल मौजूद है। ए पैक, जो कि इजराइल का जूश एक पैक है, उन्होंने $127 मिलियन 2024 के इलेक्शंस में स्पेंड किया था, और वो बार बार, और उसके कई शवाहिद मौजूद हैं। कोई भी कांग्रेसमैन अगर टू स्टेट सोल्यूशन का, फलस्तीन का नाम लेता है, अगले इलेक्शन में वो फारग हो जाता है। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम जरा देखी जाए कि स्टीव विटकॉफ कौन है, जूश हैं। जेरेड कुशनर कौन है, जूश हैं। और देखा जाए उसके बाद, उनके बाद जो इस वक्त कैबिनेट में कौन है, जाइनस क्रिश्चियन है। हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार देखें, पीट हेक्सेट, तो टोटल बिल्कुल इस वक्त उसके माइक हक भी देखें, इस वक्त जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं इसराइल के अंदर, देखें ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इंडोर्स कर रहे हैं। जाके इसराइल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी के लिए जो बयानात वहां दिए उन्होंने, वो सामने नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माजी में और आज की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एब्सोल्युटली साथ खड़ी है। लेकिन क्या इजरायली लॉबी इस मरतबा एक्सपोज हुई है या नहीं हुई है पहले की निस्बत? क्योंकि जिस तरह की बातें हम आजकल सुन रहे हैं, इससे पहले जी जी गो अहेड। मैं टोटली एग्री करूंगा। पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है। गजा के बाद बिल्कुल एब्सोल्युटली जो जुल्मो सितम लोगों ने देखा, आपने देख लिया न्यूयॉर्क NYU के बाहर क्या हुआ, कोलंबिया के बाहर क्या हुआ। फिर मुमतानी साहब का इलेक्शन जीतना देखें, उसमें 30% वोट दिए जूश जेनजी ने। इस वक्त बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो रही है। इररिपेयरेबल डैमेज हो रहा है इसराइल का, और बिल्कुल जेडी वैंस साहब ने बिल्कुल सही उसमें कहा, मैं टोटली एग्री करूंगा। आशा, योर टेक, इसराइली लॉबी मौजूदा सूरत हाल? जी जी बिल्कुल, मैंने तो पिछले 15-20 साल में यहाँ इजरायली लॉबी का बतदरीज असर कम होते देखा है। और अब जो हमने देखा, जो एक कांग्रेस में वोट डला जिसमें आधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और ये इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स भी हैं, ये सिर्फ ममदानी साहब वाले, जोरान ममदानी वाले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेट्स ने जो उनके खिलाफ वोट डाला, ये एक बहुत बड़ा साइन है। फिर न्यूयॉर्क में 2 इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेट्स जो इनकम्बेंट्स थे, जो दोबारा अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे, उनका सिर्फ इस बात पे हार जाना कि वो इजराइल की सपोर्ट छोड़ने को तैयार नहीं थे, और जोरान ममदानी ने जिनको बैक किया, उनका प्राइमरी जीत जाना, ये बहुत बड़ी सिग्नल्स हैं कि अमेरिका में जो एक इजराइल के लिए ये होता था कि इसराइल कुछ भी कर ले, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वो चेंज हो रहा है। बल्कि हकीम जेफरीज, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कांग्रेस में लीडर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर डेमोक्रेट्स अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो इसराइल को जो इमदाद मिलेगी वो उस पे ये रखा जाएगा कि वो फिर फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जो है इसराइल को रोकनी पड़ेगी। तो इस तरह की इसराइल के ऊपर कभी चेक्स पहले लगे नहीं थे, जिनकी कि अब खुलेआम अमेरिका में बात हो रही है।